चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ठीक है, तो हमने बेसिक इंस्टॉलेशन वगैरह देख लिया था एंड आपका जो हमने एसएसएमएस था वो सेटअप कर लिया था, डेटाबेस क्रिएट कर लिया था, डेटा इंपोर्ट कर लिया था। हमारा कौन सा पार्ट बचा था कि हमें ना फ्लैट फाइल को तो हमने इंपोर्ट कर लिया था, सीएसवी फाइल को एक्सेल से, ये फ्लैट फाइल से ही डेटा मैप करके इंपोर्ट करने वाला पार्ट बचा था, राइट। सो व्हाट वी विल डूइंग नाउ इज कि हम एक बार मैपिंग वाला कंसेप्ट ना दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो हम मैपिंग वाला कंसेप्ट दोबारा देखेंगे। तो हम अपने एसएसएमएस के अंदर हमने कनेक्ट वगैरह कर लिया है सब कुछ। ठीक है, एक बार उसमें उसे खोलता हूँ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड को खोलेंगे अब हम। ठीक है, आप अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड को खोल लो, एक बार स्टार्ट हो जाए एक बार। Just give me a second, ठीक है, थोड़ा स्टार्ट मेन्यू में इशू आता है इसमें। तो इसके अंदर हमारा एसक्यूएल सर्वर 2022 के अंदर, चलो ऐसा हो गया। तो हमारे पास वो था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड, ये वाला। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर 2022 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। ठीक है, तो हमने कल इंस्टॉलेशन की थी, है ना, कि हमने वो प्रॉपर इंस्टॉल किया था, राइट। तो अब ये हमारे पास हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड आता है। इसको ना मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट पे पिन करके रख लेता हूं। अभी नहीं, अच्छा छोटा कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड आता है। अब हम डेटा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? अच्छा तो हाँ ठीक है, आ गया। इस तरीके से मेरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड खुला हुआ है, राइट। अब मेरे को इंपोर्ट क्या करना है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल मतलब सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो उससे पहले ना व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक टेबल को क्रिएट कर लूंगा, जो हमने कल डेटाबेस क्रिएट किया था, दैट वाज एसक्यूएल db1pm वाला, राइट। इसके अंदर अब एक तो मेरा टेबल, मैं टेबल के अंदर जाऊं तो मेरा चौकस वाला टेबल जो हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया था वो वाला तो क्रिएटेड है ही, एक टेबल में क्रिएट कर लूंगा। हमने कल डेटा टाइप के बारे में और डेटाबेस क्रिएशन वगैरह के बारे में तो पढ़ ही लिया था, टेबल क्रिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एन करूंगा और सबसे पहले मैं यूज करूंगा, मेरे को मेरा डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। जैसे हम वर्कबुक ओपन करते हैं उस तरीके से डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। सो SQL db1pm, ठीक है, इसको मैंने ऑल्ट एक्स किया, मेरा डेटाबेस यूज हो गया। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर करना है मेरा टेबल क्रिएट। ठीक है, मैं ना रेफरेंस लूंगा अपने फाइल से, मैं अपनी फाइल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता लगे कौन कौन से कॉलम्स है मेरी उस फाइल के अंदर, और उस हिसाब से मैं डेटा को क्रिएट कर पाऊँ, राइट। सो मेरे पास जो फाइल है, सेकंड एक्सेल के अंदर है ना वो, चॉकलेट सारी कर देते हैं इसको, क्योंकि मैं एक बार एसक्यूएल के अंदर भी डाल लेते हैं। मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, मेरे को करना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ लाइन वाइज कॉलम देखने के लिए कि कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है मेरे पास, वो देखने के लिए मैंने सिर्फ फाइल खोली है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा वापस अपने एसएसएमएस में, यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा टू क्रिएट अ टेबल। अब टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है? क्रिएट टेबल। कुछ भी क्रिएट करोगे आप, क्रिएट कमांड से ही क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब हमें देना टेबल का नाम। ये चॉकलेट वाला हमारे पास इंपोर्टेड टेबल है, वो तो अवेलेबल है ही। ठीक है, so let's do custom chocolates। मैं अपने टेबल का नाम कस्टम चॉकलेट रखता हूँ। सो कस्ट चॉकलेट्स, कस्टम चॉकलेट्स। ठीक है, मैंने कस्टम पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ कस्ट लिखा है। समझ आ रहा है इतना? तो समझ आया, राइट। अब इसमें ना हम यहीं पे एंड नहीं करेंगे इस क्वेरी को, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं सो वी हैव टू गिव द कॉलम्स इन द क्रिएट क्वेरी ओनली। ठीक है, जब हम एक टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो कॉलम्स और उसकी प्रॉपर्टीज को हमें यहीं पे देना होता है। ठीक है, कैसे देंगे? वी विल पुट अ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैं एंटर करके टैप कर लूंगा। ये नेसेसरी नहीं है,
आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, बट टू मेक इट विजुअली अपीलिंग एंड लाइक देखने से समझ आए, इसलिए मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है ना। सो अब मैं सबसे पहले कॉलम का नाम बनाऊंगा अपना। सबसे पहला कॉलम क्या है मेरा, आई विल गो टू माई एक्सेल। सबसे पहले मेरा ऑर्डर आईडी है ना, मैं ऑर्डर आईडी बनाता हूँ। आई विल राइट ऑर्डर, ठीक है। एंड हम किस चीज का ध्यान रखेंगे कि नेम के अंदर हम स्पेसिस ना इंट्रोड्यूस करें, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने ऑर्डर आईडी बनाया। अब इसके अंदर मैं बना लूंगा, अब मेरे को इसका देना है डेटा टाइप, मेरे को इसका देना है डेटा का टाइप। ऑर्डर आईडी के अंदर अगर मैं एक्सेल में जाके देखूंगा अपनी, तो इसके अंदर जो ऑर्डर आईडी है उसमें नंबर भी है, कैरेक्टर भी है ना। सो मैं इसके अंदर एन क्या लगा सकता हूँ, राइट। सो आई विल डू एन क्या, एंड इसके अंदर लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की लेंथ है। सो मान लो अगर बाई चांस ऑलरेडी कभी बड़ी भी हो जाती है तो मैं 15 की लेंथ देके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा इस तरीके से एक कॉलम बनाया मैंने। अब मैं करूंगा कॉमा, विल हिट एंटर, मैं करूंगा कॉमा एंड एंटर। तो ये मेरा एक कॉलम एंड हुआ। अब मैं दूसरे कॉलम की बारी बारी आ गई। हम चाहते तो सर वहीं से कंटिन्यू कर सकते थे। हाँ, इसी में कंटिन्यू कर सकते थे। आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज कि बाद में ना जब क्वेरी लंबी होती है तो सिंगल लाइन में या ऐसे अनफॉर्मेटेड वे में देखने में समझने में बड़ी दिक्कत आती है क्वेरीज को, राइट। तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से हम को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देन हमारे पास अगला है ऑर्डर डेट, तो हम ऑर्डर डेट बनाएंगे। सॉरी, हमने ऑर्डर डेट का बना दिया एक कॉलम, है ना। अब ये इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट होगा डेट, तो वी विल डू डेट। इसको हमें सिंपली ऐसे ही छोड़ना होता है, ठीक है, कॉमा एंटर, ठीक है। इस तरीके से अब अगला बनाते हैं। अगला कौन सा हमारे पास, रीजन। सो आई विल डू रीजन, इसको हम सिंपल varchar दे सकता हूं मैं, varchar लेट्स से 10, क्योंकि रीजन छोटे छोटे ही हैं हमारे पास, है ना। समझ आ रहा है। हाँ। अब इसके बाद कंट्री है, फिर स्टोर है, ठीक है। सो आई विल डू कंट्री विच विल बी अगेन varchar लेट्स से 15, क्या पता कुछ नाम बड़ा वगैरह हो तो, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टोर, स्टोर में आएगा क्योंकि नंबर एंड कैरेक्टर दोनों है उसके अंदर, स्टोर के अंदर नंबर और कैरेक्टर दोनों है ना। स्टोर अंडरस्कोर 041 करके है, राइट। तो मैं इसके अंदर दे दूंगा इसको एन varchar, एन varchar एंड इसका 10 दे देता हूँ, 10 से बड़ा तो हो नहीं है वो, है ना। मैंने मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 दे दी, कि मैं स्टोर का बना लिया। स्टोर के बाद क्या है, स्टोर के बाद आई हैव प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम है उसके बाद मेरे पास, तो मैं प्रोडक्ट नेम बना लूंगा, प्रोडक्ट नेम इसका, क्योंकि ये लंबा है, राइट, प्रोडक्ट नेम काफी बड़ा है, तो मैं इसको वैर कर तो दूंगा 50 दे दूंगा, 50 कैरेक्टर में आ ही जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कर लिया मैंने। प्रोडक्ट नेम के बाद मेरे पास क्या आता है, कैटेगरी, ठीक है। सो आई विल डू कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी भी varchar 20 दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी इसको भी मैं varchar और 20 दे दिया। मतलब है वो वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी छोटी, बट स्टिल टू बी से ऑन द सेफर साइड की कैटेगरी बैचेस कोई बड़ी आ जाए या कुछ हो जाए तो मैं इसको इनफ स्पेस दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेस का भी कंस्ट्रेंट है नहीं, ठीक है ना। मेरे पास सब कैटेगरी भी हो गया। अब मेरे पास है क्वांटिटी देन यूनिट प्राइस, तो आई विल डू क्वांटिटी, क्वांटिटी अब मेरे पास इंट होगी, नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटिटी ना कितनी में है, सो डुअल डिजिट मैक्सिमम जा रही है,
डुअल डिजिट हमारे पास मैक्सिमम जा रही है, डुअल डिजिट से ऊपर नहीं है, तो लो स्मॉल एंड। ठीक है, मैंने दे दिया स्मॉल एंड। ठीक है, और क्वांटिटी के बाद क्या था, के बाद वी हैव यूनिट प्राइस। ठीक है, सो वी हैव यूनिट प्राइस, मैं फ्लोट दे दूंगा। ठीक है, मैंने फ्लोट दे दिया। ठीक है, मतलब उसमें डेसिमल में पॉइंट में यूनिट प्राइस ना, यहाँ पे देखो ये डेसिमल में है। ठीक है ना, 11.74 है, 5.36 है, तो इसमें मैंने फ्लोट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको ना डेसिमल से भी हैंडल कर सकता हूँ। ये अगर डेसिमल की वैल्यूज है मैं इसको डेसिमल से भी हैंडल कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्लोट की जगह पे डेसिमल भी लगा सकता हूँ। डेसिमल में कब यूज करता है, जब मेरे पास ना लिमिट लगानी होती है मेरे को, कि पॉइंट से पहले इतनी डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट के बाद इतनी ही डिजिट आनी चाहिए। राइट, और मेरे को कोई लिमिट नहीं लगानी है, मैं कहा पॉइंट के पहले जितनी मर्जी डाल दो, पॉइंट के बाद जितनी मर्जी डाल दो। पॉइंट है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं इसमें फ्लोट लगा। ठीक है, अगला मेरे पास प्रॉफिट है, वो भी अगेन फ्लोट होगा, है ना। सो आई विल मेक प्रॉफिट, इसको मैं फ्लोट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है मेरे पास, अच्छा यूनिट प्राइस के बाद पहले सेल्स था फिर प्रॉफिट था, यहाँ पे बीच में सेल्स था, और ये भी अगेन फ्लोट ही होगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, यूनिट प्राइस, सेल्स, प्रॉफिट, प्रमोशन, चैनल एंड कस्टमर सेगमेंट, जो कि तीनों हमारे वो होंगे बैक क्या है। ठीक है, तो प्रमोशन, ठीक है, चैनल एंड कस्टमर, या फिर मैं सिर्फ सेगमेंट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, वैसे नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर। ठीक है ना, वैरकर सब में मैं 20 दे देता हूँ, तो इसको कॉपी कर लूंगा। मैंने किया कॉपी, नीचे आके पेस्ट, नीचे आके पेस्ट, पेस्ट रह गया। ठीक है, और जब लास्ट कॉलम का नाम लिखते हो, ये हमारा सेगमेंट लास्ट हुआ ना, इसके बाद हमारा कॉमा नहीं लगता है। ठीक है, जब लास्ट कॉलम का नाम होगा ना उसके बाद कॉमा नहीं लगेगा। नेक्स्ट लाइन में क्लोज करेंगे, पहले हमने जो ब्रैकेट खोला था, याद है हमने ये ब्रैकेट खोला था, इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज किया और सेमीकोलन। ठीक है, ऑल टेक्स्ट मैंने किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेरा टेबल बन गया। तो एक बार ये लिखनी है कमांड, या कहाँ पे होती क्वांटिटी पे, क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी से लिख लो कमांड, फिर हम आगे बताता हूँ। सर वैरकर का आपने ये बताया था ना कि वो जितनी स्पेस होल्ड करता है, ऐसे 20 कैरेक्टर्स की है, और कम लगे तो वो उसको रिलीज कर देगा, यही था ना? हाँ, पहले वो रिजर्व करेगा, फिर वो देखेगा कि मान लो 5 कैरेक्टर है तो 5 कैरेक्टर की स्पेस रखेगा, बाकी रिलीज कर देगा। एन वैरकर में वो न्यूमेरिक वैल्यू भी साथ में होती है बस। तो वो कौन सा था जिसमें वो रिटेन ही नहीं करता, मतलब कि कितनी जगह में? बैरिकेड 2 था, बता रही है मेरी। सॉरी सर, आवाज भी ब्रेक हुई। मैं कह रहा हूँ वो बैरिकेड 2 था, बैरिकेड 2। वैरकर 2, ठीक है सर। हाँ जी, लिख लो कमांड। अक्षर तुम लेट हो रहे हो, आ रहे हो अभी या फिर आओगे नहीं आज? सर मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज मेरा ना स्केड्यूल भी है, एक मीटिंग भी स्केड्यूल है 2:30 बजे, ओके, सीधा फिर उधर ही जाना है। एंड अच्छा, अगर पॉसिबल हो तो मैं शाम में आ जाता हूँ वो डलवाने के लिए, बिकॉज मैंने स्पेस वगैरह भी इसमें कल खाली कर दी थी। अच्छा कर लिया था 25-30, आपने, हाँ खाली और कर ली। शाम कितने बजे आओगे? कितने बजे सर? शाम में कितने बजे आओगे? सर मैं फ्री हो जाऊंगा रफली
4 बजे तक, तो 4 बजे के बाद में कभी भी आ सकता हूँ शाम तक में। वही, क्योंकि 4 से 5 एंड 5 से 6 मेरे बैचेस होते हैं। 6 बजे जैसे भी आप बोलो, मैं आपके हिसाब से आ जाऊंगा, 6, 6:30, 7, जितनी बजे कंफर्टेबल हो। चलो एक काम करो, तुम 6:30 बजे तक आ जाना। 6:30, ठीक है सर, आई विल बी देयर। तो अब तो जैसे तुमने स्पेस वगैरह खाली कर लिया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। ठीक है सर, ओके। ओके, हो गया, रन कर लो इसे। ऑल टेक्स्ट हो गया, हाँ, वो तो एरर आ गया। अरे गड़बड़ में, हाँ कौन है ये, यहाँ पे आर फालतू लगा रखा है, एनवर के स्पेलिंग क्या होती है। फिर दोबारा रन कर दो। हाँ हाँ, ऑल टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा टेबल बन गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं अपने डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड में। ठीक है, इसके अंदर डेटा सोर्स में हम देंगे फ्लैट फाइल सोर्स। नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास इस एरिया पैनल खुल गया। अभी ब्राउज, और ब्राउज में मैं वो वाली यहाँ से सबसे टेक्स्ट को सीएसवी करूंगा। ठीक है, टेक्स्ट को मैंने किया सीएसवी, और इसके अंदर मैंने ये चॉकलेट सेल सैंपल डॉट सीएसवी मैंने सेलेक्ट किया एंड कर दिया ओपन। ठीक है, डन है, ठीक है ना। अब मैं इसमें कर दूंगा इंग्लिश यूएस, ज्यादा बेटर तरीके से रीड कर पाएगा मेरी फाइल को, क्योंकि उसके हिसाब से। तो ये रहा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने सेलेक्ट किया एंड ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। हेडर और डेलीमीटर, हाँ सर ये अपने आप ले लेता है कहीं हेडर और डेलीमीटर? हाँ, हमने CLF दिया है, CLF लिया हुआ है, राइट। इसको मैं ऐसे एज लिस्ट छोड़ देंगे, ठीक है। वो वैसे तो ना पॉइंटर्स की ये ना हर चीज खुद में आइडेंटिफाई करता है, जैसे हमारा वो करता था ना ये SSMS, जब हमने डेटा इंपोर्ट किया था CSV के अंदर, तो उसने भी सारे डेटा खुद से डिटरमाइन किए थे, है ना। ये भी सेम चीज कर रहा है, बट साथ में हमें ऑप्शन भी देता है कि मान लो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो ये ऑप्शन, इसको चेंज कर लो, ठीक है। इस तरीके से होता है ये, ओके। तो इसको कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा रो को हम टिक कर देंगे, ये फर्स्ट डेटा रो हमारे कॉलम नेम्स है, एंड नेक्स्ट कर देंगे। और डेटा का प्रीव्यू आ गया, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ये इस तरीके से हमारा डेटा है। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा डेटा एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देंगे। अब डेस्टिनेशन की हमें डेटा ये जाएगा कहाँ पे, ये डेटा। तो अगेन यहाँ पे मैं करूंगा माइक्रोसॉफ्ट OLE DB ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, कर ले क्लिक, माइक्रोसॉफ्ट OLE ड्राइवर फॉर OLE DB ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर, हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे हमें डालना है हमारे सर्वर का नाम, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, SSMS में जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, देन यहाँ से वी कैन गो टू, जो ऊपर सबसे ऊपर नाम आ रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करके आई विल गो टू प्रॉपर्टीज। पेज में जो पहला आइकन आ रहा है, मतलब पहला ये फील्ड आ रही है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C, कॉपी, ठीक है, कर लिया। क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। डन, हो गया, ठीक है, पेस्ट कर लो। हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ पे जो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, हाँ। इस पे क्लिक करके आई विल गो टू विंडोज ऑथेंटिकेशन। जब जैसे हम वहां पे कनेक्ट करते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन करते हैं ना, हाँ। याद है SSMS में, तो वैसे मैंने यहाँ पे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन की जगह पे विंडोज ऑथेंटिकेशन किया है, अब मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे टिक करना पड़ेगा नीचे, डन है ना।
अब देखो यहाँ पे आप आ रहा है मेरा सिलेक्ट द डेटाबेस, तो अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा एरो के ऊपर, तो बोला जितने भी यहाँ पे डेटाबेसेस बने हुए हैं ना सारे इसने दिखा दिए। जिस डेटाबेस में मेरे को मेरा डेटा इंपोर्ट करना है मैं वो सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने जब फ्लैट फाइल इंपोर्ट की थी तब भी किया था, है ना। तो मेरे को ये इंपोर्ट करना है इसमें SQL DB1 PM वाले में, राइट, सिलेक्ट किया बस। अब हम करेंगे ओके, भाई प्रॉपर्टीज होगी डन, ये टेस्ट कनेक्शन वाला कुछ नहीं करना वो सब छोड़ दो, ओके हमारी प्रॉपर्टीज होगी डन, ठीक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा इस तरीके से एक पूरा टेबल बना, सोर्स और डेस्टिनेशन आ गया, है ना। अब इसमें जो सोर्स है, सोर्स में वो बता रहा है कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, तो वहां पे CSV फाइल सिलेक्टेड है, वो ऑलरेडी टिक्ड होगी, है ना। तो उसमें हमको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। बट जो दूसरी तरफ डेस्टिनेशन है उसके जो नाम लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है कि वो क्या करेगा कि एक ना नया टेबल बनाएगा विद द नेम ऑफ चॉकलेट सेल्स सैंपल के नाम से। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो टेबल हमने क्रिएट किया है डेटा हम उसके अंदर डालें, राइट। क्योंकि ऐसे इंपोर्ट तो हम वहां पे भी डायरेक्टली करके फ्लैट फाइल से इंपोर्ट कर ही पा रहे थे। हमारा गोल क्या था कि हमने जो टेबल खुद क्रिएट किया है उसके अंदर डेटा डालें हम, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है। ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे को मेरे दोनों टेबल दिखने हैं जो वहां पे क्रिएटेड है। हाँ, यहाँ से मैं कस्टमर चॉकलेट को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सर ये दोनों फाइल क्यों है, कौन सी दोनों फाइल, मतलब ये कस्टमर चॉकलेट वाली ही क्यों है, क्योंकि हमने बनाई थी इसीलिए हाँ हम ही, अच्छा ठीक है। डेटाबेस सिलेक्ट किया ना हमने, डेटाबेस बताया था उससे पहले, उसने डेटाबेस में जितने भी टेबल अवेलेबल थे सारे दिखा दिए। हमारे दो ही अवेलेबल थे, एक तो चॉकलेट वाला ऑटोमेटिकली बना था, एक तो ये कस्टमर कस्ट चॉकलेट वाला जो हमने बनाया था, हमने जो हमें चाहिए था हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ना आप एडिट मैपिंग करोगे, ठीक है। नीचे ऑप्शन है आपके पास एडिट मैपिंग्स का, इस पे क्लिक करेंगे आप एंड इस तरीके से मेरे पास एक पैनल खुल जाएगा। इसमें ना कई सारे आप देखोगे इग्नोर इग्नोर आ रहा है, सोर्स में तो लिखा हुआ आ रहा है बट डेस्टिनेशन में इग्नोर लिखा हुआ आ रहा है ना। उसका मतलब है कि जो ऑर्डर आईडी का सोर्स में कॉलम है वो डेटाबेस में नहीं मिल पाया है, इसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डेटाबेस में नहीं मिल पाया। हमने तो क्रिएट किया था, ऑर्डर आईडी भी किया था, ऑर्डर डेट भी किया था, याद है। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नाम नहीं था आईडी का वहां पे और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नाम नहीं था, है ना। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज इग्नोर की जगह पे हम क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन देंगे, विल सेलेक्ट द ऑर्डर आईडी, हम मैन्युअली बता देंगे उसे, ठीक है। हमने उसे मैन्युअली बता दिया, मतलब सर जैसे वहां पे लिखा था वैसा यहाँ पे नहीं लिखा है, हाँ इस वजह से वो इग्नोर आ रहा है। केस सेंसिटिव वाला सीन है। नहीं नहीं, उसमें देखो ऑर्डर आईडी के बीच में स्पेस है, हमारे वाले में स्पेस नहीं है, ये डिफरेंस है, हाँ ठीक है ठीक है। इस वजह से उसे मिला नहीं, वो क्योंकि एग्जैक्ट मैच ढूंढता है, ठीक है। ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम यूजुअली स्पेसेस नहीं डालते, हमने स्पेस नहीं डाला था, तो इसलिए हमें मैन्युअली यहाँ पे बताना पड़ा है उसको कि ये जो कॉलम है वो इससे मैच होएगा, ठीक है। सबके लिए आप अब ये वाला जब जब इग्नोर है ना वहां पे आप मैन्युअली सिलेक्ट कर लोगे। केस सेंसिटिव वाला तो कोई केस नहीं है ना सर कि केस सेंसिटिव वाला केस भी हो जाता है, हाँ सॉरी। इसमें जहाँ पे भी इग्नोर है सबके अंदर में सिलेक्ट करके अपना जो भी टेबल जो भी कॉलम नेम है वो मैं डाल, ठीक है। मैंने सबके अंदर डाल दिया, मेरे सारे एकदम ठीक हो गए। कस्टमर सेगमेंट की जगह सेगमेंट, हाँ ठीक है, हो गया। अब बस मैं इसको ओके कर दूंगा, मेरी मैपिंग होगी। इसको जो भी हमने ये किया ना इसको कहते हैं हम डेटा मैपिंग, अच्छा ठीक है। ये हमने सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा को मैप किया, मतलब मैच किया। जैसे हम बचपन में करते थे मैच द फॉलोइंग करके लाइन बना के मैच करते थे कि ये इसका है ये इसका है, उसी तरीके से हमने मैचिंग करी है बेसिकली कि ये इसका है ये इसका है, ठीक है। इसको मतलब मैपिंग बोलते हैं, मैचिंग की जगह सोर्स को अपने डेटाबेस से मैच करना, डेटा एडिटिंग मतलब डेटा मैपिंग होती है, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। इसको और रिफाइंड टर्म्स में बोलोगे अगर आप तो सोर्स की जो कॉलम्स है उसको डेटाबेस की कॉलम से मैच करना, डेटाबेस कॉलम, सोर्स की कॉलम्स को डेटाबेस की कॉलम्स के मैच करना। डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया, टेबल जो हमने क्रिएट किया वो है, पर डेटाबेस की कॉलम्स हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि डेटाबेस अंडरस्टूड होता है कि डेटाबेस के अंदर हाँ टेबल की ही कॉलम है ये, ठीक है ना। बस हमने मैपिंग कर दी, अब वी कैन हिट नेक्स्ट, ठीक है। ये सेम विंडो आ गई, है ना।
इसमें अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई सालों के आगे ना आपके पास वो आ रहा है, ये आइकन बना हुआ वार्निंग का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो डेटा हमारे पास CSV फाइल के अंदर है ना, उसको तुम्हारे स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में शायद कुछ इश्यू आ सकता है। ये जो वार्निंग का सिंबल आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये सिंबल नहीं आ रहा होता तब तो मैं सीधा नेक्स्ट करता, बट ये सिंबल आ रहा है तो मेरे को ना इसका कुछ करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन इन्होंने नीचे दिए हुए, ठीक है, ऑन एरर एंड ऑन ट्रंकेशन, देख रहे हैं? इन दोनों में फेल सेलेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट। इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई भी कन्वर्ट करने में एरर आता है, कोई भी डेटा ऐड करने में एरर आता है, तो क्या होगा कि जो मेरा प्रोसेस है ना पूरा डेटा इनकोडिंग का, वो पूरा पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए कि मान लो कुछ एरर आता है, उस वैल्यू को न छोड़ो, बाकी वैल्यू डालो। मेरे को ये चाहिए, ये ज्यादा बेटर है ना कि जिस वैल्यू में एरर आ रहा है उस वैल्यू को छोड़ के बाकी सब सारी वैल्यू डालो। ऐसा ना हो ना कि जो सी वैल्यू में एरर है उसमें कुछ भी नहीं डाला फिर, है ना। तो मैं इसको फेल की जगह पे इग्नोर कर दूंगा। फेल का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू डालते हुए अगर कहीं पे भी एरर आया तो वो रुक जाएगा। इग्नोर का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू डालते हुए कहीं पे एरर आया तो उस वाली वैल्यू को वो इग्नोर कर देगा, मतलब वहां पे कुछ नहीं डालेगा, मतलब वहां पे खाली छोड़ देगा स्पेस। फेल, अगर फेल डाला तो वो वहीं रुक जाएगा, उसका करे। हाँ, इग्नोर का मतलब कि उस वैल्यू को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों में इग्नोर। हाँ, दोनों में इग्नोर करना है। नीचे वाले का ऑन ट्रंकेशन का मतलब से ये ऑन ट्रंकेशन का मतलब कि मान लो कि वैल्यू जो कन्वर्ट जब हमने करी, लेट्स से 1 2 3 4 था, ठीक है। ऑन एरर का मतलब कि 1 2 3 4 कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। ऑन ट्रंकेशन का मतलब कि जो 1 2 3 4 था उसमें से 1 2 3 तो हो गया, 4 रह गया, अच्छा, कि मतलब आधी वैल्यू कन्वर्ट हो गई, आधी नहीं हो पाई, ठीक है। तो हम दोनों ही केस में इग्नोर कर देंगे उसे, नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन आते हैं, रन इमीडिएटली और सेव SSIS पैकेज। रन इमीडिएटली मतलब कि अभी साथ वो करके देगा जो भी काम हमने यहाँ पर दिया है उसे, और SSIS पैकेज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ पे सेव बनाया है ना पूरा प्रोसेस, वो सेव हो जाएगा और फिर मैं उसे बाद में रन कर सकता हूँ। हमें बाद में नहीं रन करना है, हमें अभी के अभी रन कर देना। तो रन इमीडिएटली सेलेक्ट करके आई विल गो टू नेक्स्ट। सर ये तो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं टाइम पे। हाँ, पैकेज भी बना के छोड़ देगा ना वो। अच्छा, दोनों सेलेक्ट होते हैं, बट वो पैकेज का कुछ करना नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ रन इमीडिएटली सेलेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट दबा दो। हाँ, नेक्स्ट दबा दो। नेक्स्ट में उसने लास्ट में बताएगा कि जो हमारी समरी है बेसिकली कि क्या होने वाला है, जो भी आपने जितनी भी चीजें करी हैं उसकी छोटी समरी देगा कि क्या क्या होने वाला है, और बस हम फिर उसको कर देंगे सर अगर सेव करना हो, सेव करने का मतलब क्या सर, मतलब सेव किस लिए करेंगे? कि बाद में हमें कभी रन करना हो। बाद में रन करना, तो ये पासवर्ड वगैरह कुछ मांग रहा है? क्या पासवर्ड मांग रहा है? मतलब ये एनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा भी। हाँ, वो कि अगर तुम्हें इंक्रिप्शन लगानी है तो, अच्छा, ठीक है, इमीडिएटली करेंगे। तो बस ना कुछ तो इश्यू आ गया, इसका भी एक ऑप्शन करके देखेंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। क्या इसका भी किसी से मतलब एग्जांपल ले लें। हाँ हाँ, ले लेंगे कोई इश्यू नहीं। इसमें दो ऑप्शन भी आ रहे हैं, स्ट्रक्चर और फाइल सिस्टम। क्या कर रहे हो तुम? मतलब करने के बाद सेव रहता है ऐसा। अच्छा, सेव ऐसे हाँ हाँ, वो तो कि एसक्यूएल सर्वर का मतलब है कि जो आपका सर्वर है उसी के ऊपर एक पैकेज की तरह स्टोर हो जाएगा। फाइल सर्वर का क्या मतलब होता है कि आपके पास अलग से कहीं पे स्टोरेज यूनिट है, जैसे NAS है या कोई और सर्वर है, उसके ऊपर स्टोर करना है अगर आपको, तो स्टोर करने के लिए होता है। वो रिक्वायरमेंट वाइज इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होता। वो पता क्यों यूज होता है, जैसे कंपनीज के अंदर आप कुछ भी डेटा इंपोर्ट वगैरह कर रहे हो तो उसका ना एक लॉग बन जाए कि आपने क्या किया, तो उसकी उसकी जगह पे ये पैकेज यूज किया जाता है कि मान लो कि आपने डेटा इंपोर्ट किया और कुछ ब्रेक हो गया, तो आपको पता रहे कि आपने क्या किया है, तो ये पैकेज बना के रख लेते हो। अच्छा, ताकि इसको ओपन करोगे तो आपके सारे स्टेप्स आ जाएंगे कि क्या क्या आपने किए हैं, क्योंकि भाई स्टेप्स ही स्टोर कर रहा है बस ये, है ना। सारे स्टेप्स आपके पास आ जाएंगे कि आपने क्या क्या किया था, फिर आप इसको डीबग कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। मैंने इमीडिएटली करके फिनिश किया। हाँ हाँ, ठीक। वो 1 सेकंड लेगा बिल्कुल ही, और सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, तो सारे सक्सेस आ गया, बीच में एक वार्निंग आ रहा है वैलिडेटिंग में, वो वही की कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो कन्वर्ट नहीं हो पाई हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा इससे। वैलिडेटिंग मतलब कि जैसे हमने नंबर कैर दे रखा था तो वैलिडेट नहीं कर पाया कि जो वैल्यू आई है वो नंबर कैर की है कि नहीं है। अच्छा, ठीक।
मतलब वो कन्वर्ट नहीं कर पाते बेसिकली। ये सर जो आई लिखा है साइड में, आई का मतलब कि वो वही वार्निंग आ गई ना एक, ये भी वार्निंग है। जैसे वार्निंग आ गई है तो सक्सेस होने की जगह वो देगा ना कि हाँ एक वार्निंग आई थी तो सक्सेस नहीं काउंट करूंगा इसमें। इस पर क्लिक करोगे तो ये बेसिकली मैसेज देगा कुछ। ये बेसिकली वही होता है कि इसमें ना इंफॉर्मेशन है कुछ, आई मतलब इंफॉर्मेशन होता है बेसिकली कुछ। तो जब ऊपर वार्निंग आ गई तो वही नीचे इंफॉर्मेशन आ गई। सक्सेस दिखा रहा है। हाँ लिखा हुआ, बस हमें वही देखना होता है कि स्टेटस में सक्सेस आना चाहिए और वैलिडेटिंग की अगर वार्निंग भी आ रही है तब भी चलता है। ठीक है, जो सबसे मेन चीज हमें देखनी होती है ना वो होती है कि हमें कितनी रोज थी, हमारे पास 1000 रोज थी, इससे 1000 रोज ट्रांसफर लिख दिया है कि 1000 रोज हमारी डेटाबेस में चली गई है। ठीक है, तो हम कर देंगे क्लोज, इतना सा काम है इससे। क्लोज, तो हम आ गए अपने एसएसएमएस में वापस। ठीक है, हमने लास्ट क्वेरी ये लिखी हुई थी टेबल क्रिएट करने की, है। अब इसके बाद मैं एक बार ये टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने क्या बनाया था कस्ट चॉकलेट्स, राइट। तो ये सिलेक्ट स्टार वाली मैं बता चुका आपको क्या होती है, ये क्वेरी तो कल बताई थी मैंने, याद है। ये क्वेरी मैंने कल बताई थी, नहीं याद है। ऑल कॉलम्स ना, सॉरी, जो आपने स्टार बनाया है वो सारे कॉलम्स ले लेगा ना। हाँ, कि मैंने रोज को मेंशन नहीं किया तो सारी रोज आएंगी, और स्टार बनाया तो मतलब सारे कॉलम्स आएंगे, मतलब जो मेरा एक कस्ट चॉकलेट वाला टेबल है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये शो करने के लिए है। हाँ, शो करने के लिए। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट टेक्स्ट करूंगा, मेरे पास पूरा का पूरा टेबल आ गया मेरा। अब इसमें सारी देखो रोज लेने के लिए आपने स्पेस डाला है ना वहाँ पे सिर्फ। नहीं स्पेस नहीं, खाली छोड़ना होता है, कुछ भी नहीं लिखना होता, स्पेस कुछ नहीं आता। अच्छा, खाली। हाँ बिल्कुल खाली। ठीक है, मेरा सारा आ गया। हाँ देखो कई इसमें, अच्छा नहीं नंदो ठीक है, कोई वैल्यू नल नहीं आ रही मेरे पास, उसमें वैलिडेटिंग में कुछ तो इशू आया, बट कोई वैल्यू मेरे पास नल नहीं आ रही है यहाँ पे, तो एकदम अच्छे से इंपोर्ट हो गया। उसको आप सिलेक्ट करके करोगे, सेमीकोलन लगा, उसको सिलेक्ट करके रन करोगे और तक सीधा नहीं करोगे। हाँ आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा डेटा इंपोर्ट होता है। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी बोलो। सर ये बोलो। आपने ऊपर जो सारी क्वेरीज वो लिखी थी वो समझ में आ गया कि हमने यूज क्या करना है, सारा हमने डेटा दे दिया, फिर हमने सेलेक्ट भी कर ली सारी रोज एंड कॉलम, तो उससे हाँ। हमारा तो एनालिटिक्स टेबल आ जाता है। तो हमने स्पेशली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड है उसको यूज करके उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा पूरे प्रोसेस में। अच्छा कि आप इसीलिए पूछना चाह रहे हो कि जब हमने नॉर्मली इंपोर्ट किया था तब भी हमारा टेबल पूरा आ गया था, अब भी हमारा टेबल सेम ही आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? राइट, एग्जैक्ट। हाँ तो देखो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ना एक क्वेरी हमने लिखी है, राइट। मेरी पूरी क्वेरी हमने लिखी है, मतलब टेबल के सारे कॉलम्स हमने बनाए हैं। हम चाहते तो सर मतलब कॉलम चेंज कर देते, कॉलम के नाम चेंज कर सकते थे, कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अभी ना हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कीज होती हैं, चेक्स होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो चीज हम तभी लगा सकते हैं जब हम खुद से टेबल क्रिएट करते हैं, और हमने टेबल एज इट इज इंपोर्ट कर लिया है तो हम लगा ही नहीं सकते वो कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। दैट इज द थिंग, इसलिए हम खुद से करते हैं, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंस आता है। सर अभी भी समझ में नहीं आया कि वो जैसे हमने अभी क्रिएट टेबल कर दिया, हमने अपने हिसाब से सब कुछ लिख दिया और हमने चेक करके लिखा नेक्स्ट करने से, फिर हमने हाँ। उसको में से सारी रोज कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। तो मान लीजिए अभी सपोज करो कि हम लोग ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड को नहीं लिया होता उसका सिस्टम, हाँ। हमने ऐसे ही डाला होता तो भी सेम ही टेबल आता ना। हाँ टेबल सेम ही आता, अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया है, अभी जो हमारा आउटपुट वाला टेबल आ रखा है वो सेम ही आ रखा है, चाहे हम नॉर्मली डेटा इंपोर्ट करते या फिर हम इस तरीके से इंपोर्ट किया, अभी सेम ही आ रहा है। बट पॉइंट इज कि अभी ना हम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को समझो आप, कि जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, नेम हो गया टेबल का, और सॉरी कॉलम का, या फिर उसकी डेटा टाइप हो गया, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो आप जो नॉर्मली इंपोर्ट करते हो तब भी कर सकते हो चेंज। जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमारा कंस्ट्रेंट्स आते हैं कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तभी हम ना कॉलम की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं,
वो वाला जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, कंसेप्ट होता है, वो बाद में जब हम ये नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं तब नहीं आ पाता है। अच्छा, मतलब फ्यूचर म्यूट हो गए थे आप, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ बेसिकली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के साथ एक डायग्राम को क्या कंस्ट्रक्ट बिल्कुल करने हैं उसके बिल्कुल साथ हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, कि फ्यूचर में हम कोई इशू फेस ना करना पड़े, इसलिए हमने किया। वैसे तो हमें फ्यूचर में दोबारा हम टेबल क्रिएट करेंगे ही करेंगे, बट मैं अभी बता रहा हूँ कि ये दो तरीके होते हैं आपके पास डेटा को इंपोर्ट करने के। और सर अगर इसमें एडिटिंग करनी हो कुछ तो? टेबल में एडिटिंग, हाँ। वो तो अभी अगले हफ्ते, मतलब अच्छा, 5-6 क्लास बाद आएगा, ठीक है। वो तो काफी बात है। और मतलब जैसे इसमें मेरे को 1000 रोज नहीं चाहिए थी और क्या 500 चाहिए? रोज चाहिए थी। समझिए, हाँ। टॉप 500 लिख दोगे बस यहाँ पे। नहीं नहीं, टेबल में ही पूरे, वो तो हम सेलेक्ट करेंगे तब आएगा ना। हाँ, जैसे हमें जहाँ पे हम बना रहे थे वहीं से हमको 500 लेनी हो, पूरी ना लेनी हो तो? इंपोर्ट करते समय सिर्फ 500 रोज चाहिए, तो तुम्हें सीएसवी फाइल के अंदर एडिट करके 500 हटानी पड़ेंगी, या फिर तुम एक बार ले लो बाद में हटा दो 500। कि वैसे तो देखो रिक्वायरमेंट आती नहीं है ऐसा कि तुम्हें सिर्फ 500 ही रोल ही पड़े। अगर सीएसवी फाइल आए तो तुम पूरा ही डेटा इंपोर्ट करोगे। यूजुअली ये काफी लाइक क्वेश्चन तुम्हारा वैलिड है, काफी ऑड है, लाइक यूज नहीं आती कभी ये चीज करना ना। वरना तुम वैसे तुम्हारे दो तरीके हैं, तो जो सीएसवी फाइल है उसमें से 500 रोज हटा दो, या फिर तुम एसक्यूएल में लाके जब हम डिलीट करेंगे तो डिलीट कर देना 500 रोज। वरना यहीं से 500 सेलेक्ट कर लेंगे, देखना होगा तो। हाँ, देखने के लिए तो तुम यहीं पे टॉप 500 लिख सकते हो इन select के बाद ही टॉप 500। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और रन करूंगा तो यहाँ पे 500 रोज आ जाएंगे मेरे पास। 500 रोज आ गई, सॉरी। इसने बताया कि क्रोम के साइज में कुछ गलत कर दिया। एक मिनट आता हूँ। और मेरा सिंटैक्स क्रोम। टॉप ऑफ एप्लीकेशन स्पेस आएगा। अच्छा है। ठीक है। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक सेलेक्ट कमांड और डेटा इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग वगैरह। इंपोर्टिंग मतलब छोटी एरर भी ले लेता है। बिल्कुल छोटे छोटे अपने आप थोड़ा फिक्स करेगा तो इसी का ध्यान रखना पड़ेगा। बताता भी है कौन से एरर में एरर। तो इस तरीके से तुम इसको फिक्स कर सकते हो, मतलब डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ना थोड़ी सी बात करते हैं डीडीएल एंड डीएमएल के बारे में। डीएम, ठीक है। अब जो आपके एसक्यूएल होता है ना, उसके अंदर दो लैंग्वेजेस होती है। जो एसक्यूएल है वो आपका दो लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर सेव करना हो तो? बस कंट्रोल एस कर दो और ये खुल जाएगा, जहाँ पे भी सेव करनी है वहां पे करके सेव कर दो, तो कुछ नाम दे दो और सेव कर दो, जो भी आपकी मर्जी हो। चॉकलेट है। मैं एंटर दबा दिया क्या? हाँ। तो वहीं पे वो सेव हो गई। अब वो सेव हो गई, वहीं पे जाके तुम उसको रीनेम करना जहाँ पे तुमने सेव किया उसे। कहाँ से क्या? तब तक वो सेव कर लो, फिर बात करते हैं आगे। डन, ओके। तो इस तरीके से आपका ये डेटा इंपोर्टिंग वगैरह होती है। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो एसक्यूएल होती है, सॉरी अपनी जो एसक्यूएल होती है, उसमें दो लैंग्वेज का बेसिकली बिल्डअप है। दो लैंग्वेज को मिला के एसक्यूएल बनाई गई है। एक है आपका डीडीएल, एक है डीएमएल। ठीक है, डीडीएल एंड डीएमएल। और हम जब पढ़ेंगे पूरा एसक्यूएल के बारे में
तो हम भी इसी फ्लो में पढ़ेंगे कि पहले हम DDL वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर हम DML वाला पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। डिटेल स्टडी के भी बता रहे हैं। उसके अलावा भी 2-3 चीजें और होती हैं, जैसे ट्रांजेक्शन एसक्यूएल होती है, ठीक है, और एसक्यूएल बोलते हैं उसे हम, और कनेक्शन वगैरह वाले पार्ट होते हैं, वो सब अलग चीज है। लैंग्वेज है मतलब ये। नहीं, एसक्यूएल का एक यूज केस है। एसक्यूएल का बेसिकली फीचर है टीएसक्यूएल। टीएसक्यूएल बस हमारे एमएस एसक्यूएल में एक फीचर होता है, बहुत बाद में पढ़ेंगे, उसकी अभी चिंता मत करो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अभी डीडीएल और डीएमएल के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो जितना भी आप इसमें डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हो या टेबल को डिफाइन कर रहे हो और फंक्शन कर रहे हो, जितना भी आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, कि मेरा ये डेटाबेस है, इसमें मेरे ये टेबल है, टेबल के अंदर ये कॉलम है, इन कॉलम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज है इन कॉलम की, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका डीडीएल में कवर होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, ठीक है। कि आपका डेटाबेस कैसा है, उसके अंदर टेबल्स कैसे हैं, उनके अंदर कॉलम्स कैसे हैं, कॉलम की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये वाला जो सारा पार्ट होता है ये आपका डीडीएल में कवर होता है, ठीक है। इसके अंदर यू विल लर्न कमांड्स लाइक सेलेक्ट, क्रिएट, यूज, ऑल्टर, ऐड, ड्रॉप, ठीक है। ये कुछ कमांड्स हैं, तो काफी सारी कमांड्स होती हैं, बट ये कुछ कमांड्स हैं जो हम डीडीएल के पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट आता है डीडीएल ना बहुत छोटा पार्ट है। डीडीएल इज लाइक कि आपको चलो इंस्टॉलेशन वगैरह में इसमें थोड़ा टाइम लग गया तो थोड़ा सा डिले चल रही है बैच आपका, बट यूजुअली डीडीएल आपकी शुरुआत के 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता है। टोटल 12 सेशन होते हैं आपके एसक्यूएल के, उसके शुरुआत के 2 या 3 सेशन में आपका डीडीएल खत्म हो जाता है। इतना छोटा सा पार्ट होता है डीडीएल, ठीक है। जब मेन कोर पार्ट है एसक्यूएल का, दैट इज डीएमएल। डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। कि आपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर तो दे दिया डीडीएल से, उसके अंदर जो एक्चुअल डेटा जाएगा, जो एक्चुअल एंट्रीज होंगी, जो रोज होंगी, उन पे आप जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, दैट इज योर डीएमएल। कि डीडीएल में आप कहां पे देखो, आपने डेटाबेस बनाया, उसके बाद टेबल्स बनाए, टेबल से कॉलम्स बनाए, कॉलम्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करी, यहाँ पे आप डीडीएल खत्म हो। कॉलम से प्रॉपर्टीज मतलब वही कैरेक्टर वगैरह। हाँ, ये डेटा टाइप जैसे था, या फिर आगे हम थोड़ी और प्रॉपर्टीज भी होती है वो भी सीखेंगे धीरे धीरे करके, बट प्रॉपर्टीज बनाई, वहीं पे आपका डिटेल खत्म हो गया, ठीक है। इन्हीं में आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो कि मान लो किसी कॉलम की कोई प्रॉपर्टी चेंज कर दिया है, किसी कॉलम को हटा दिया है, कोई नया कॉलम डाल दिया है, मतलब इन्हीं के ऊपर वर्क कर रहे हो आप, प्रॉपर्टीज के आगे नहीं बढ़े अभी, प्रॉपर्टीज तक ही जितना बड़ा पार्ट होता है उसी में वर्क कर रहे हो, तो डीडीएल, ठीक है। उसके बाद आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब प्रॉपर्टीज के बाद आप क्या करोगे, अपना टेबल जब रेडी हो गया तो उसके अंदर डेटा डालोगे ऑब्वियसली, है ना। सिर्फ टेबल देखने के लिए थोड़ा ना आपने एसक्यूएल खोल रखा है, डेटा डालना उसके अंदर, डेटा डाला तो जो डेटा डालना, उसको अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, या उस डेटा पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना, तब ये वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका डीएमएल। जब आप एक्चुअल डेटा के साथ वर्क कर रहे हो तो दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और जब आप सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हो, मतलब डिफाइन कर रहे हो डेटा को, अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो, दैट इज डेटा डेफिनेशन। तो मैपिंग को सर डीएमएल कर सकते हैं? नहीं, उसके अंदर डेटा पे तो आपने वर्क किया ही ना, एडिटिंग की थी। क्या एडिटिंग करी थी, कॉलम नेम मिलाए थे, हाँ ये भी किया था शायद। हाँ कॉलम मिलाए थे। कॉलम नेम किसका पार्ट आता है, डीडीएल का है ना, तो वो भी डीडीएल का ही पार्ट था। अभी तक हम सभी करें सारा डीडीएल का पार्ट है, कुछ भी डीएमएल में हमने छुआ भी नहीं डीएमएल को अभी तक हमने, ठीक है, सब डीडीएल का पार्ट है। बता रहा हूँ टेबल के जो डेटा है जब उसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो डीएमएल, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप डीएमएल खत्म करोगे ना तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। ये होते हैं आपकी 2 मेन चीजें। उसके अलावा आपके पास ट्रांजैक्शन एसक्यूएल है, ठीक है। ट्रांजैक्शन एसक्यूएल बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग वेरी हाई स्टेक्स के एंट्रीज कर रहे हो, आप ऐसे कमांड्स रन कर रहे हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स है, अगर थोड़ा सा भी आपने इश्यू किया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। मतलब फॉर एग्जांपल दिया है मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस है, या आपने किसी भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन डेटाबेस में डालने में इश्यू किया तो बवाल हो जाएगा, कस्टमर आके बैंक में बवाल करेगा। ये वाला इसी को कहते हैं हाई स्टेक्स ट्रांजैक्शन, हाई स्टेक्स ट्रांजैक्शन या हाई स्टेक क्वेरीज,
कि जब भी आपके फाइनेंस की बात आ जाती है या हेल्थ की बात आ जाती है कि आपको दवाइयों की एंट्री करनी है या फिर आपको मेडिकल रिपोर्ट्स की एंट्री करनी है, जब ये वाली बातें आ जाती हैं, जब रिसर्च की बात आ जाती है या एस्ट्रोफिजिक्स की बात आ जाती है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की बात, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी की बात आ जाती है, तो इसके अंदर आपके एसक्यूएल जब आप यूज करते हो, डेटाबेस आप यूज कर रहे होते हो, तो जो ये एंट्रीज होती है ना डेटा की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इसमें मान लो अभी जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स लगा रहे हो, अपने मार्क्स 60 की जगह 70 डाल दिए, क्या फर्क पड़ेगा? स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ गए हैं या 60 की जगह 50 डाल दिए, कुछ इशू नहीं आएगा, आके बोलेंगे कि हाँ ये वो कर देंगे चेंज बाद में, ठीक है। बट मान लो कोई बहुत बड़ी डील हो रही है, उसमें 60 करोड़ रुपए डालने थे, 60 की जगह 85 करोड़ डाले, तो वो तो पूरा बवाल मच जाएगा ना, वहां पे 10 करोड़ गायब हो गए। या फिर आप एक रॉकेट बिल्ड कर रहे हो जिससे एस्ट्रोनॉट मून पे जाने वाले हैं, उसमें आपने डिस्टेंस 500 किलोमीटर कम कर दिया, तो रॉकेट 500 किलोमीटर पहले बंद हो जाएगा ना, हाई स्टिक्स है यहाँ पे। या फिर एक किसी पर्सन की मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में जो नॉर्मल वैल्यू होती है किसी भी चीज की 68 होती है, आपने उसमें एंट्री करते 65 कर दिया या 69 कर दिया, दिक्कत हो जाएगा, कम ज्यादा हो गया, ये उसमें फिर उसको वो बीमारी निकल जाएगी बेफालतू में, राइट। तो ये जब हम करते हैं ना, तो इसको हम ट्रांजेक्शन एसक्यूएल के थ्रू करते हैं, इसको हम डायरेक्टली नहीं लिखते, इंक्वायरीज को हम डायरेक्टली नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं टीएसक्यूएल के थ्रू। टीएसक्यूएल में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन होते ही अगर एरर कुछ होता है ना, कि अगर हमें मान लो एरर पता लग गया, इसमें तो क्या है कि हमने एक क्वेरी रन करी और रन हो गई, अब उसे एडिट करने के लिए हमें एक्चुअल डेटा में एडिटिंग करनी पड़ेगी। टीएसक्यूएल क्या करता है, क्वेरी को जब आप दे देते हो, होल्ड करेगा, रिव्यू लेगा, जब आप रिव्यू पास करोगे तब वो एक्चुअल डेटाबेस पे मॉडिफिकेशन करता है, मतलब एक लेयर ऑफ चेक आ जाता है बेसिकली। मतलब रिव्यू वाली स्टेज पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत मैंने लिख दिया है, तो एक्चुअल डेटाबेस पे चेंज करने से पहले वापस दे देगा कि लो एडिट कर लो क्या है। इसमें हम नहीं कर सकते, इसके अंदर ऐसा नहीं है, आपने जैसे मान लो मैंने टेबल वाली जो कमांड थी वो रन करी थी, रन करी, क्वेरी में कोई एरर नहीं था, सिर्फ डाल दिया सीधा, है ना। टीएसक्यूएल में क्या होगा, जब हमने क्वेरी रन करी, उसको होल्ड किया उसने, दोबारा पूछ लेगा बेसिकली, मतलब लिटरली ऐसे नहीं होता है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ऐसा होता है कि दोबारा पूछ लेगा कि ये क्वेरी रन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये कहोगे हाँ ठीक है, कंफर्मेशन मांगता है पहले, मतलब एक्चुअली कंफर्मेशन नहीं मांगता, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, वो तो उसमें कमांड्स होते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से हम उसको क्वेरी को वापस ला सकते हैं, बट जस्ट आपको समझाने के लिए टीएसक्यूएल में ये हमें फीचर मिल जाता है। एक्चुअली ये नहीं है कि एक पॉपअप आएगा जिसमें कंफर्मेशन मांग रहा है, ठीक है ना, एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मतलब आपको समझाने के लिए इस तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कि हम एसक्यूएल को डिफरेंट डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर से उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पावर बीआई से या फिर आपके एक्सेल से या फिर पाइथन से, वो सीखेंगे एंड दैट विल बी योर एसक्यूएल। टीएसक्यूएल भी इसका ही पार्ट है। हाँ, टीएसक्यूएल भी इसी एसक्यूएल का ही पार्ट है। टीएसक्यूएल ऐसा नहीं है कि अलग से लैंग्वेज है, जो आपने एमएस एसक्यूएल डाला है ना, उसी का एक फीचर है, ठीक है। तो 3 मेजर पार्ट में हम डिवाइड करते हैं एसक्यूएल को, डीडीएल, टीएमएल, टीएसक्यूएल, ठीक है। डीडीएल के लिए 2 दिन, टीएसक्यूएल के लिए 1 दिन, अच्छा, ठीक है, और 1 दिन जाता है फिर इंस्टॉलेशन पे, तो 12 में से 4 दिन ये अलग कर दो, तो 8 दिन हम सिर्फ डीएमएल पढ़ते हैं। डीएमएल इतनी बड़ी है, डीएमएल के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जॉइंस, सब क्वेरीज, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, उसमें हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपका शायद से 3rd डे हो गया है ना, तीसरा दिन है स्केल पढ़ते हुए। हाँ 2 दिन तो इंट्रो चला, बहुत बढ़िया ऐसे देख लेते हैं अभी। डेटा इंपोर्टिंग मैपिंग आपका हो गया आज, है ना, सेकंड 2 ही दिन कंप्लीट हुए हैं, मतलब वैसे 3rd डे है और टॉपिक अभी 2 ही कंप्लीट हुए हैं, तो कल से आपका डीडीएल शुरू होएगा, जो इंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स है, ऑल्टर, टॉप एंड ऐड कमांड्स है, ये दोनों आपके डीडीएल के कमांड्स हैं, ये दोनों टॉपिक आपके डीडीएल के, तो 2 दिन डीडीएल होगा। उसके बाद इंसर्ट अपडेट, ये यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, हाँ, ट्रिगर्स तक, सो फ्रॉम 5 to 10 यहाँ पे पूरा डीएमएल है,
ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं ट्रांजेक्शंस, जो मैंने TSQL बताया था वो एकदम उसके बारे में बात करते हैं। इसी का एक पार्ट होता है नॉर्मलाइजेशन, TSQL का एक पार्ट होता है ये पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम फाइनल प्रोजेक्ट का डिस्कशन करेंगे। जो आपको फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो कैसे क्या होगा वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डन। तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है अक्षर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय गाइस।